हाय। तो चैप्टर 2 मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स का आज चौथा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स ऑफ कोर्स अपलोड कर चुका हूं जो कि मॉड्यूलस पे बेस्ड थे। तो मॉड्यूलस का मैंने ज़्यादातर जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहले 3 लेक्चर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, तो इसे डेफिनेटली कर लीजिएगा इससे पहले के 3 लेक्चर्स। आज हम लॉगरिदम्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आपने मॉड्यूलस नहीं पढ़ा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ, कभी कभी मॉड्यूलस और लॉगरिदम्स के क्वेश्चंस साथ में पूछे जाते हैं तो वैसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी, बट अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑल्दो मैं सजेस्ट करूँगा इससे पहले चैप्टर 1 बेसिक मैथमेटिक्स एंड जो 3 लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर देख लें, आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। तो आज का लेक्चर एजेंडा आपके सामने है ऑफ कोर्स कि हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे, क्या होता है, लॉगरिदमिक फॉर्म पढ़ेंगे, एंड देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाएंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिन्होंने मॉड्यूलस देख रखा होगा उन्हें पता होगा कि मैं लेक्चर्स के बीच में ही जेई एडवांस तक के प्रॉब्लम्स उठा लेता हूँ, तो वो साथ साथ ही चलते रहते हैं। ठीक है, थ्योरी और प्रॉब्लम्स जो है वो साथ साथ चले तो आप सीख सकते हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं सीधा तो ऑफ कोर्स आपका बेनिफिट होगा मैथ्स में, लेकिन सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और शुरू करते हैं अपने लॉगरिदम्स के इंट्रोडक्शन के साथ। राइट, तो एक सिचुएशन, एक सिनेरियो आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ लॉगरिदम्स के इंट्रोडक्शन या रैदर मोटिवेशन देने के लिए आपको आसान होगा। तो मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि अगर आप मुझे अपना टीचर मान ले थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपके सामने ऐसा सिचुएशन रख देता हूँ कि मैंने मान लीजिए आपका एक सरप्राइज टेस्ट रख लिया, और उसमें क्या है कि उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है और आपको उसमें से एक को अटेंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार का है कि 18.13 को मल्टीप्लाई करना है 8.33 से। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपको ये करना है, इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करना है। सेकेंडली 18.13 को डिवाइड करना है 8.33 से, और 18.13 में से माइनस करना है इसको। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि या तो आपको ये फर्स्ट सेट वाले क्वेश्चंस अपलोड बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट करने हैं, एंड अदरवाइज आपको ये सेकंड वाले अटेंड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको अटेंड कर दिया और इसको अटेंड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। या तो आप सेट 1 सेलेक्ट करेंगे या फिर आप सेट 2 सेलेक्ट करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, आप कौन से वाले अटेंड करेंगे, ये भी गिवन कर देता हूँ मैं कि दोनों के लिए आपको सेम नंबर ऑफ मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो शायद आप और मैं दोनों इस बात से सहमत होंगे कि जो सेट 1 है वो डिफ़िकल्ट है करना, और सेट 2 जो है वो थोड़ा सा इजी है करना, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, दे आर ईजियर टू परफॉर्म, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं परफॉर्म करने के लिए। अगर सेम वेटेज है मार्क्स का तो ऑफकोर्स आप इसे अटेंड करना प्रेफर करेंगे, राइट। तो जब हम लॉगरिदम्स की बात करते हैं तो लॉगरिदम्स भी इसी आइडिया से मोटिवेटेड होके कुछ ऐसे फंक्शंस बनाए गए जो कि मल्टीप्लिकेशन को जो है वो कन्वर्ट करते हैं एडिशन में। ये हम देखेंगे कैसे होता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। तो लॉगरिदम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, एंड सिमिलरली डिवीजन जो है उसको ऑफ कोर्स आप गेस कर पा रहे होंगे कि उसे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये लॉगरिदम्स का मोटिवेशन है कि ये लॉगरिदम्स ऐसे काम करते हैं। हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें बेहतर समझ आएगा, मैं आपको तब ये दोबारा याद दिला दूंगा, बट लॉगरिदम्स का मोटिवेशन यहाँ से आता है। तो ये कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए किया गया था। जब हिस्टोरिकली जब जॉन नेपियर जो हैं जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है ये लॉगरिदम्स के मतलब का वाइड स्प्रेड यूज़ किया था, इन्होंने सबसे पहले लॉग टेबल वगैरह बनाए थे जो आज के टाइम का तो मुझे पता नहीं, बट हमारे टाइम पे जब क्लास 11-12 में हम लोग नॉर्मल बोर्ड वगैरह के भी पेपर देते थे तो कभी कभी हमें लॉग टेबल दिया जाता था। अगर लॉग की वैल्यू गिवन नहीं होती थी पेपर में तो हमें वो एक टेबल में ढूंढ के निकालना पड़ता था। तो वो भी एक स्किल होता है। आज भी आई थिंक प्रैक्टिकल नोटबुक्स में दिए जाते हैं लॉग टेबल, आपको दिख तो जाएंगे, बट आजकल ज़्यादा काम नहीं होता लॉग टेबल में।
तो ये जॉन नेपियर का जो है उन्हें क्रेडिट दिया जाता है लॉगरिदम्स का। तो उनका जो मोटिवेशन था वो यही था कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर ये ऑपरेशंस जो कि इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं वो ऑपरेशन कर लिए, एंड देन फाइनली लॉग का रिवर्स जो है जिसे एंटी लॉग बोला जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, वो अप्लाई करके वापस जो ओरिजिनल जिस स्थिति में वो फंक्शन या रादर वो जो एक्सप्रेशन था उसे वापस उसी स्टेट में ले जाया जाए। तो ये जो आइडिया है ये लॉगरिदम्स का है। मुझे उम्मीद है कि कहानी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ये जो एग्जाम्पल है ये मोटिवेटिंग एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। ऑलराइट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है n, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि लेट्स से हम लोग एक n ले रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। r जो है वो रियल नंबर्स को देता है और इधर मैंने ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिख रखा है, यानी कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फॉर एनी n बिलोंग्स टू कैपिटल R प्लस, ठीक है, इस सेट से अगर कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो हमें हमेशा उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे a क्या है, a खुद भी इसी सेट से बिलोंग करता है एंड x कोई ना कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसे हम एक्चुअली जो वर्ड यूज़ करते हैं हम बोलते हैं कि x जो है वो एक एक्सपोनेंट है, या इसे पावर भी बोला जाता है a का, है ना। तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं। जैसे इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो होता है, मैंने वर्ड ही यूज़ कर लिया एक्चुअली, प्राइम नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होता है ना, हम जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमने नंबर ले लिया लेट्स से 16, ठीक है। तो अगर हमने 16 ले लिया तो हम इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, जहाँ पे a है जो क्या हो जाएगा, a जो है वो 4 हो जाएगा और x जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमने 16 को ऐसे लिख दिया। हम 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, है ना। इस केस में a जो है वो 2 हो जाएगा, x जो है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दो बातें पता चली। पहला ये कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं जहाँ पे या तो a और x में से कोई एक चीज़ गिवन होगा और दूसरा आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों को ही फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये वाला a का पावर x, ये यूनिक नहीं होता, है ना। तो हम जब भी किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसी फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्म इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, हम बेसिकली पावर में लिखना चाह रहे हैं एक नंबर का, कौन सा पावर है वो n हो सकता है। अब यहाँ जो ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें ये दिखाता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म नीड नॉट बी यूनिक। कहने का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूनिक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म नीड नॉट बी यूनिक। कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि a सिर्फ 4 ही हो सकता है, आपके पास और भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप चेंज करें। हाँ, ध्यान रखें ये ऐसे ही हर बार नहीं हो जाता है कि 4 और 2 को चेंज कर दिया और इंटरचेंज करके 2 और 4 लिख दिया, ये हर बार नहीं होता है। जैसे कि अगर हम 32 की बात करें तो 32 2 का पावर 5 होता है ना, लेकिन आप इसे 5 का पावर 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये यूनिक हो भी सकता है, नहीं होता, बट ज़्यादातर ये हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो। तो इस एग्जाम्पल में जो मेन मोटिवेटिंग पार्ट था वो यही था कि ये यूनिक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहला चीज़ ये, ठीक है। दूसरा, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 2। हम a को ले लेते हैं 2, ठीक है, और n को ले लेते हैं पाई। तो पहली बात तो ये कि ये जो a है और n है, क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं? देन द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। ये दोनों 0 से बड़े हैं और ये रियल नंबर्स भी हैं, ठीक है। एक रैशनल है एक इरैशनल है, वो बात अलग है, बट दोनों रियल नंबर ज़रूर है। अब हमें क्लियरली शायद एक बात ये तो पता ही है हमें कि पाई जो है, पाई वो 2 और 4 के बीच में ज़रूर लाई करता है ना। तो ये चीज़ तो लाइक इसमें शायद कोई रॉकेट साइंस नहीं है
ये हम डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं, है ना, कि ये है। अब आप बोलोगे कि आपने 2 और 4 ही क्यों लिया, आप 2 और 3 की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पे। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ए को 2 लिया है, तो मैं 2 की पावर्स के बीच में देखना चाह रहा था। तो ये 2 का पावर 1 है और ये पाई है, और ये 2 का पावर 2 है ना। तो अगर हम x देखें, तो अगर हम पाई को 2 के पावर x की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जहाँ पे बेस, यानी कि ये जो a है, a को बेस बोला जाएगा, बाय द वे ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, a को बेस बोला जाता है। तो अगर बेस 2 दिया गया है और पाई को आपको बेस 2 में लिखना है, तो शायद आपको इस नॉलेज से ये बात तो समझ आ रही होगी कि x जो है उसको 1 से लेकर 2 के बीच में होना पड़ेगा, है ना। तो बात वही है अगेन कि आप कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर या रैदर पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं और आप एक बेस सिलेक्ट करते हैं जो कि खुद भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपको हमेशा x ऐसा एक ना एक ज़रूर मिलेगा, ये ऐसा एक x एग्जिस्ट ज़रूर करता है। ऑफ कोर्स हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये जो है, ये पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ऑफ कोर्स ये जो x है, इसको हम अगर हम एक फिक्स पावर ले लेते हैं, एक रैशनल फिक्स या ऐसा कुछ बना दिया कि ये नंबर इरेशनल ना बन के रैशनल बन जाता है 2 का पावर x, तो ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। बट क्या ऐसा x मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। हम अप्रॉक्सीमेट करते करते भी चल सकते हैं कि हम 1 से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, 2 से थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़े, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन ज़रूर किया जा सकता है ना। तो ऐसा एक x ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो जो पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो ये है कि कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर n ले लिया जाए, तो उसके लिए हम हमेशा ऐसा एक बेस और एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसे हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ अ नंबर की तरफ। राइट, तो लॉगरिदमिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने देखा कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का है ना, जहां पे n जो है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड a जो है वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा, एक और चीज अगर आप नोटिस करें, अगर n 1 नहीं है ना, अगर n 1 नहीं है तो a भी 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली एक भी चीज थी जो हमें नोटिस करनी थी। एंड ऑफ कोर्स a 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है वैसे भी, तो इसमें हम 0 को तो नहीं इंक्लूड करेंगे। बट मैं स्टिल लाइक बता ही देता हूँ कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो होता है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर ऐसा एक प्रोसेस है, तो समटाइम्स हम कुछ ऐसा एक सिचुएशन में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि मान लीजिए हमें n पता है, हमें a पता है, बट हम x को फिगर आउट करना चाह रहे हैं। x जो है वो हमारा अननोन है ना। तो हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि व्हाट पावर ऑफ a विल गिव 10, है ना। तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर हमें अपना एलिमेंट्री क्लासेस याद हो, तो एलिमेंट्री क्लासेस में क्या होता था कि अगर 2x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 मिल जाए, है ना। तो हम यहाँ क्या करते थे कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस हम दोनों साइड कर दिया करते थे, सो दैट कि यहाँ से ये 2 को कैंसिल किया जा सके, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस होता था डिवीजन। एंड सिमिलरली हमने एडिशन की भी बात कर रखी थी कि अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 2 मिल जाए, है ना। तो हम क्या करते थे, हम दोनों साइड में +3 था तो -3 कर दिया करते थे, यानी कि एडिशन का एक उल्टा प्रोसेस हमने डिस्क्राइब कर रखा था जो कि था सब्ट्रैक्शन, और फिर हम इसे सॉल्व कर देते थे, है ना। तो सिंस हमने एक्सपोनेंशिएशन या रादर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने एक प्रोसेस ही है, ये भी एक तरीके का, ये भी एक ऑपरेशन ही है जो हमने डिस्क्राइब किया है, तो अब हम इसका उल्टा करना चाह रहे हैं, है ना। क्यों? हमें सिर्फ x चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, हम x में इंटरेस्टेड हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से x का क्या इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो उसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि आपको लॉगरिदम लेना पड़ेगा n का, लेकिन आपका एक्सपोनेंशियल में जो बेस था वो यहाँ पे भी एक बेस आएगा, है ना। तो जो ये
जो सिंबल है वही इस क्वेश्चन का आंसर है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे कि हमने एडिशन का इनवर्स देखा था सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स देखा था डिवीजन, वैसे ही एक्सपोनेंट का इनवर्स होता है लॉगरिदम्स। ठीक है, तो ये जो है ये इनवर्स प्रोसेस है। अगेन आप इसे कैसे देख सकते हैं, आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर n जो है वो a का पावर x है, देन अगर आपको यहाँ सिर्फ x चाहिए तो आप इस a को यहाँ से इधर शिफ्ट करने के लिए आपको log लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने देखा था अगर इस साइड में +3 है तो ये दूसरे साइड में जाके -3 हो जाता है ना। तो ये कुछ उस तरीके का प्रोसेस है। बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला ये कि दिस इज ओनली पॉसिबल वेयर n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर है। ठीक है, a जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है और a जो है वो 1 नहीं हो सकता। अच्छा, n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये तो ऑफ कोर्स आपको समझ ही आ रहा होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्क्राइब किया था तो हमने n को एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया था। ठीक है, अच्छा, a का ग्रेटर देन 0 होना भी समझ में आता है बिकॉज अगर वो एक नेगेटिव नंबर है तो उसकी पावर्स ऑल्टरनेट कर सकती हैं। जैसे कि -1 का पावर अगर हम n ले लेते हैं तो अगर 1 लिया जाए तो ये -1 आ रहा है, 2 लिया जाए तो ये 1 आ रहा है। तो ये जो है इसके साइन ही ऑल्टरनेट होते जा रहे हैं, ये नंबर लाइन पे ओरिजिन के दोनों तरफ आ सकता है। तो इस वजह से हमने ये चीज़ भी फिक्स कर रखी है कि a जो है वो खुद भी एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि a 1 नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि 1 क्यों नहीं हो सकता। 1 ऑफ कोर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर a 1 है तो आप बोल रहे हो कि a जो है वो 1 का पावर x है, तो 1 का तो पावर कुछ भी रखा जाए तो वो तो 1 आएगा, अनलेस आप 1 का पावर इन्फिनिटी कर रहे हैं। 1 का पावर इन्फिनिटी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिफरेंट है। बट अगर आप यहाँ पे कोई एक फिक्स नंबर रख रहे हैं तो ये तो हमेशा 1 आएगा। बट क्या आपने n को 1 माना था हमेशा? ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से हमने a जो है उसको 1 लेने से मना कर दिया है। हम लॉगरिदम्स का जब भी उपयोग करेंगे तो हम a को 1 नहीं मानते। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लॉगरिदम्स का डेफिनेशन के लिए। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वैल्यूज़ बताइए n की या a की जो कि लॉग को डिफाइन करने में हेल्प करेंगी, या रैदर वो वैल्यूज़ जिस पे लॉग डिफाइंड है, तो आपको ये तीनों कंडीशंस डेफिनेटली यूज़ करने पड़ेंगे और ये तीनों कंडीशंस के हिसाब से आप बता पाएंगे कि लॉग डिफाइंड है या नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे बाय द वे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़े से और नोटेशंस क्लियर कर देता हूं, बहुत सिंपली ये नोटेशंस क्लियर कर देता हूं। हमारा जो लॉग है वो जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो n है इसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग। ठीक है, ये जो a है इसे ऑफ कोर्स बोला जाता है कि बेस है, ये बेस ऑफ लॉग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। टर्मिनोलॉजी में समझना कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये जो लॉग के अंदर जो एक्चुअल जो नंबर होता है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं a की पावर में, उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है और a जो है वो बेस बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये वर्ड्स हैं और ये कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किए जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखने में हमें शायद बेटर समझ आए। जैसे कि हमने देखा कि 16 जो है उसे हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे रह जाए सिर्फ 2 और दूसरे साइड में log 16 और बेस में आए 4, क्योंकि यहाँ पे भी बेस वही था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे पीछे किया जाता है लॉग को। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ें जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो हम बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि 16 जो है वो 4 की कौन सी पावर बन रहा है। ठीक है, तो व्हाट पावर ऑफ 4 विल गिव 16, ठीक, जो कि होता है 2। अच्छा, दूसरा चीज़ हमने ये भी देखा था कि 16 जो है वो 2 का पावर 4 है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें पावर 4 में इंटरेस्टेड है तो हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड में, लेकिन बेस जो है वो 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है। और
आप यहाँ से शायद एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, ऑल्दो ये मैं प्रॉपर्टीज़ में भी मेंशन कर दूंगा, कि अगर अगर आप लॉग लें किसी पावर का जहाँ पे बेस दोनों ही सेम है, तो ऑफ कोर्स आपको वो एज इट इज़ मिल जाएगा। और यही हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्चुअली। अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ इसको, कि यहाँ पे हमने क्या किया कि टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बेहतर रहेगा, देखने में आसानी होगी इसको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा किया जा रहा है, और इसके बाद ये 2 और ये 2 आप ऐसा बोल सकते हो कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, हालांकि आपको ऐसे कैंसिल कभी करने नहीं चाहिए। तो ये आता है 4 और ये आता है log ऑफ 16 बेस 2, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आप नोटिस कर पा रहे होंगे। ये वही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है वो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, तो इसका उल्टा भी होता है क्या? ऑफ कोर्स इसका उल्टा भी होता है, यानी कि अगर आपने पावर में बेस ए वाला लॉग लगा रखा है तो भी आपको एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है। ये दोनों चीज़ों से बस इतना ही पता चल रहा है कि लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, या एक्सपोनेंशिएशन बोल सकते हो आप। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सिर्फ तब है जब बेस सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया डेफिनेटली समझ आया होगा। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि लॉग जो है 27 का बेस 9। ठीक है, अगर ये x है तो हम जानना चाहते हैं कि x आएगा क्या। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि x आएगा क्या। तो इस साइड को ज़रा समझ लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जो LHS है वो क्या बोल रहा है कि 9 की कौन सी पावर 27 दे सकती है ना? 9 की कौन सी पावर 27 दे सकती है। तो इसे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसे ऐसे ही तो करेंगे, क्या है ये 9 का पावर x है ना? हम यही बोल रहे हैं 9 का x पावर जो है वो 27 देता है। अच्छा, अब इसके बाद 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और होल पावर में x भी था। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके हम इसे इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके 3 का पावर 2x लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब हमने पहले भी बेसिक मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है। अब अगर बेस सेम है और दोनों साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा, यानी कि x जो है वो 3/2 है ना यहाँ पे। और x अगर आपको याद हो तो x तो कुछ नहीं था, ये था ना log 27 बेस 9, तो ये आएगा 3/2। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशनल तरीका है। हालांकि हम इस तरीके से लॉग को हमेशा सॉल्व नहीं करेंगे, हम आगे और टेक्निक्स कुछ सीख लेंगे, बट ये एक अच्छा प्लेस था स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल यहीं ले लेता हूँ, दूसरा पेज क्या लेना, एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हम मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं कि लॉग ले लेते हैं 81 इंटू 3 का क्यूब रूट। ठीक है, 81 3 का क्यूब रूट, और हम मान लेते हैं बेस अभी भी 9 है। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि 9 की कौन सी पावर 81 इंटू 3 का क्यूब रूट देती है ना? तो मान लेते हैं कि वो x है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि 9 का x पावर जो है वो 81 इंटू 3 का क्यूब रूट देता है। हमें पता है 81 जो होता है वो 3 का पावर 4 होता है, और 3 का क्यूब रूट इज नथिंग बट 3 का पावर 1/3, और ये है 3 का स्क्वायर का होल पावर x। तो ये तो आया 3 का पावर 2x। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4 प्लस 1/3, तो 3 4 12, और ये आएगा 13/3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ आया होगा। यहाँ पे सिंपल मैनिपुलेशंस है, कुछ भी अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं किया है। तो यहाँ से आएगा क्या कि अगर बेस सेम है और दोनों साइड इक्वल है तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब है x जो आएगा वो आएगा 13/6। तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया आपको समझ आया होगा। और x एक्चुअली था क्या? x जो था वो ये वाली वैल्यू थी,
तो ये आएगा कुछ नहीं, आएगा 13/6। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा कि ये हुआ कैसे है और इसे सॉल्व कैसे किया गया है। ऑल्दो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि इसको कन्वेंशनली कैसे सॉल्व करना है, इतना हम नहीं करेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीख लेंगे तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। बट सिंस मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता लॉग के बारे में, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राइट, तो अगले टॉपिक पे हमें कुछ नोट्स की बात करनी है, तो कुछ नोटवर्दी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्यों? सिंपली बिकॉज हमने इस चीज़ को कैसे पढ़ा था कि n का कौन सा पावर n दे देता है ना। हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स किसी नंबर का फर्स्ट पावर ही होता है जो उसी सेम नंबर को रिटर्न करता है। तो इस वजह से n का पावर 1 जो है वही n के इक्वल होता है, इसीलिए ये 1 जो है यही इस लॉग का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको पिछला लॉग का डेफिनेशन समझ आया है तो आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कौन सा पावर एक्चुअल नंबर को दे देता है, तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स -1। क्यों? हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1/n का x पावर अगर n देता है तो हम x जानना चाह रहे हैं कितना होगा। बट 1/n को n का पावर -1 लिखा जा सकता है, तो हम इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड है। और इसका मतलब होता है कि n का पावर -x n के इक्वल हो जाए, या रादर n की पावर 1 के इक्वल हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब -x 1 हो जाए और x जो है वो -1 हो जाए। पर ये x क्या था? ये x वही पावर है जो माइनस या n का पावर -1 या रादर 1/n के ऊपर लगाया जाए ताकि हमें आर्ग्यूमेंट n मिल जाए, है ना। तो इस वजह से इस लॉग का आंसर ये होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, तीसरा एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई बेस a है लेकिन आर्ग्यूमेंट में 1 है, यानी कि a का कौन सा पावर 1 बन जाता है, जहाँ पे क्लियरली ऑफ कोर्स ये a जो है ये 1 नहीं हो सकता खुद, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों? क्योंकि तभी ये लॉग डिफाइन होगा, ये हमने पहले भी बात कर रखी है। तो a का कौन सा पावर 1 दे सकता है, तो ऑफ कोर्स a का 0 पावर 1 दे सकता है ना। तो a का जो 0 पावर है वो 1 दे सकता है। अच्छा, अगर हम फोर्थ एक और नोट की बात करें तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है वैसे, कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि a के पावर में लॉग बेस a लगा हुआ है नेचुरल ये क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट का, तो इस वजह से हम इसको n ही लिखेंगे बेसिकली। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हालांकि हम कैंसिल करते नहीं हैं कभी भी, बट ये क्लियरली मेंशन होता है। अच्छा हाँ, ध्यान रखा जाए जैसा कि बता रखा है कि इस लॉग के डेफिनेशन के लिए n को 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा, a को 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा और a 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा एप्लीकेबल है। अगर नहीं भी बोला जा रहा है तो ये समझने वाली बात है कि ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अच्छा, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ दे सकते हैं इंस्टेड। मैं और तो कुछ नोट करवाना नहीं था, मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ अगर आपको चाहिए तो अगर प्रूफ की बात करें, मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसके पीछे। मान लीजिए कि ये जो पावर में लिखा है n, a का कौन सा पावर n दे देता है, तो लेट्स से कि वो x पावर है जो कि n दे देता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। ये जो a है log a, ये उस तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंट बना जाएगा, है ना। वही तो होता है, log जो होता है वो एक्सपोनेंट का उल्टा होता है। अच्छा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो ये है कुछ इस प्रकार का, सही है। और हमने देखा ये जो ऊपर वाला नंबर है ये तो a का पावर x है ना। बट a का पावर x तो खुद n है, यहाँ पे देखो ना ये लिखा हुआ, और n जो है वो क्या है, RHS है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ और ये चीज़ को सेम होना पड़ेगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रूफ समझ आया होगा। सिंपल सी बात है, हमने मान लिया कि वो x पावर है, उससे हमने ये चीज़ डिड्यूस कर ली
कि जो है अगर ये लॉग इसके बराबर है तो n जो है वो a के पावर x के बराबर होगा, एंड देन LHS में हमने ये x अप्लाई किया और हमने RHS निकाल लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो ये पहला सवाल है मैच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग का, जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है और आपको वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम log 16 बेस 32 की बात करें, ठीक है, log 16 बेस 32, तो 16 का कौन सा पावर 32 दे देगा? तो ऑफकोर्स आपको इसको x लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको x मान लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 32 जो है वो 16 का x पावर है ना। और हमने पता है 32 जो होता है वो 2 का पावर 5 होता है, और 16 जो होता है वो 2 का पावर 4 होता है, तो ये 4x होगा। तो x जो आएगा वो शायद आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे, या अदर अगर आपको स्टेप मिस नहीं करना है तो 5 जो है वो 4x के इक्वल हो जाएगा, और x जो है वो 5/4 के इक्वल हो जाएगा। तो क्लियरली ये जो फर्स्ट वाला है ये 5/4 के साथ मैच करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, और मैं ये चीज़ें मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको। तो ये जो है ये 5/4 के साथ मैच होगा। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए, हम इसकी बात कर लेते हैं। log 9/27 का कौन सा पावर है? हमने शायद ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। ये जो है ये 3/2 पावर आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। इसके बाद की बात कर लेते हैं। इसके बाद ये जो log है ये दिया हुआ है कि 2 की कौन सी पावर 4 बनेगा, तो ऑफकोर्स इतना जो हिस्सा है ये तो 2 दे देगा, है ना। तो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाता है इस चीज़ में, और 2 का कौन सा पावर 2 देगा, तो ऑफकोर्स 2 का फर्स्ट पावर 2 देगा। तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है 2 का पावर -√3 एंड 2 का पावर √3। इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको कोई रिलेशन दिखता है तो ठीक है, अगर नहीं भी दिखता है, हम देख रहे हैं ऑप्शन में एक तो -1 अवेलेबल हो सकता है और एक 2 अवेलेबल हो सकता है, तो हम इन दोनों को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक और काम ये किया जा सकता है, सिंपल सा काम, वो ये कि हम इसके पावर्स ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसका फर्स्ट पावर ले, सेकंड पावर ले, और हम देखें तो ये कब आएगा हम वो देख सकते हैं। एक और चीज़ जिन लोगों को पता है वो ये है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, क्यों मल्टीप्लिकेशन करने का आइडिया कहाँ से आया? ये जो है हमें पता है कि ये कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, है ना। हमने जब इररेशनल नंबर्स पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में, इवन बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैंने थोड़ा बहुत बताया यार। अगर आप इतना भी देख लें कि ये a-b इंटू a+b जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो है ये स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। a² - b² जैसा बन जाएगा, तो ये 2² -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 4 - 3 हो जाएगा, और वो 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इतना भी देख पा रहे हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि ये और ये मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ जा रहा है, तो हमें शायद ये बात समझ आ रही होगी कि ये जो है इट इज़ नथिंग बट दिस थिंग, है ना। दो चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो यानी कि एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और हमने शायद अभी अभी एक नोट पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बेस में बैठा हो तो ऑफकोर्स जो लॉग का वैल्यू है वो -1 चला जाता है। तो देखिए वो नोट जो मैंने बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी आसान बना देंगे आपका काम। ठीक, अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरे दिमाग में इसको ऐसा क्यों करने के लिए आया। ऑल्दो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट आइडिया अप्रोच जो है वो आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगेन सिमिलरली आप अगर यहाँ देखें तो 125 और 5√5 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो यहाँ पे तो वैसे 2 ही बचा है, तो ऑफकोर्स आप सेकंड पावर करके क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो है ये 125 हो ही जाएगा। बट अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप देखोगे कि 5√5 का x जो पावर है वो 125 बनाना चाहिए, और ये क्या है, ये 5 है
इंटू 5 का पावर 1/2 है, इसका होल पावर x है, और ये आ रहा है 5 का पावर 3 के बराबर है ना। 5 5 25, 25 5 125 होता है, तो 3 का पावर है ये ऑफकोर्स। और ये क्या है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स अगर ऐड हुई तो 1 + 1/2 जो कि हो जाएगा 3/2। अच्छा, लेकिन ऊपर एक x था तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये आता है 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 3x/2 जो है उसको 3 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि x जो है उसको 2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये ही हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने क्या चीज़ क्यों किया है, कैसे किया है, ये सारा का सारा। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि या तो आप कन्वेंशनल मेथड है कि इन सबको x लेके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप जो बेस है एंड जो आर्ग्यूमेंट है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। ठीक है, ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन। तो ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ये सोचने में आपकी हेल्प कर सकता है, अप्रोच बनाने में आपकी मदद कर सकता है कि बेस और आर्ग्यूमेंट के बीच में कुछ अगर मिल जाए तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सॉल्व फॉर एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है मेंशन, बट एक्स को एक रियल नंबर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, हालांकि हमने इससे ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की भी चीज़ होती है, बट स्टिल यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये मेंशनड मान के ही चलिए कि x जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक, और हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें एक लॉग भी है, एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में भी और बेस में भी, दोनों में वेरिएबल दे रखा है। तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो ऑफकोर्स हमें पहली चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होता है, x की कौन सी वैल्यूज़ है जो कि एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। ठीक है, या फॉर गिवन लॉग टू बी डिफाइंड हमें कुछ कंडीशंस दिए होनी चाहिए, जैसे कि पहला आर्ग्यूमेंट जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड जो बेस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फाइनली जो बेस है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, है ना। तो ये 3 चीजें होती है जो कि लॉग के डेफिनेशन के लिए जरूरी होती है, ये मैंने पहले भी बोल रखा है। ठीक, तो हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यूज अलाउड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसे हम इजीली फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे। 65 का 2 डिफरेंस में तो कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा मुझे। तो हम एक काम करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमें अगर हम देख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, क्या मालूम, तो ऑब्वियसली हम बता देंगे कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि a तो 1 है विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर हम d की बात करें तो ये -2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4, और ये आएगा -4a जो कि है 1 इंटू 65। ये क्लियरली दिख रहा है दिस इज लेस देन 0 एंड a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर यहाँ से हमें पता चलता है कि x आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, हम अगर यहाँ की बात करें तो हम इसे सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं, यानी कि x जो है उसको -∞ से 5 में बिलोंग करना पड़ेगा, है ना। तीसरा, अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो ये x दूसरी तरफ चला जाएगा, +x हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल होगा 5 - 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें बहुत क्लियरली देखनी पड़ेंगी। अगेन यहाँ पे एंड लिखा है कि ये तीनों को होना पड़ेगा, तो इन तीनों से हमें जो सिचुएशन मिलती है वो ये कि x जो है वो -∞ से 5 पे बिलोंग करेगा, लेकिन वो कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है आप इसे कह सकते हो कि अगर x यहाँ से नहीं है तो पहली चीज़ तो ये जो इक्वेशन है वो डिफाइन ही नहीं होता, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। तो अगर हमने x को यहाँ से मान लिया, अब इसके बाद नाउ हम लोग इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो अगर हम लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा शायद, है ना, कि ये +65 है, दिस इज नथिंग बट 5 - x का होल स्क्वायर। ऑफकोर्स हम स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा x² - 2x + 65, और ये है a - b का होल स्क्वायर,
तो ये आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया साफ, और 10 अगर इस साइड आता है तो ये आएगा 8x, और ये 65 उस तरफ जाता है, ये आएगा माइनस का 40। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5, और ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये पहला तो माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में है और ये 4 के इक्वल नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर डेफिनेटली एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूँ। जब भी आपको कहीं भी वेरिएबल दिखाई दे लॉगरिथमिक इक्वेशन में, तो पहले चीज आप मेक श्योर कीजिए कि क्या वो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन डिफाइंड है या नहीं है। अगर वो डिफाइंड है तो आप वो x की वैल्यूज ढूंढिए जहां पे वो डिफाइंड है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये इस इंटरवल में से अगर 4 हटा दिया जाए तो उसमें इस पर्टिकुलर सेट में ये डिफाइंड है। ठीक है, वो ढूंढने के बाद हमने फाइनली जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करना शुरू किया जैसे हम जानते हैं, एंड हमने x की एक वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे हमेशा दो कंडीशन पॉसिबल होती है, जैसा कि हमने मॉड में भी देखा था कि या तो जो हमारे कंडीशंस दिए हैं इनिशियल कंडीशंस उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ऑफकोर्स इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज अ सोल्यूशन। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर -5 की जगह +5 आ जाता तो हम ऑफकोर्स उस आंसर को रिजेक्ट करते क्योंकि यहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है ना। अगर 4 आता तो हम उसे भी एक्सक्लूड करते, 7 आता हम उसे भी करते, है ना। तो लेकिन अगर पाई आता तो हम उसे इंक्लूड करते बिकॉज वो ऑफकोर्स इस सेट में है। तो हमें यही चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ऑलराइट, तो अगला पार्ट अगर हम देख लें तो अगेन सेम ही चीज़ है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे log 4 है लेकिन बेस में x-1 है, तो हमें log की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना। तो पहले हम देखेंगे फॉर log टू बी डिफाइंड, या रैदर आप कभी कभी कुछ बुक्स में देखेंगे कि वेल डिफाइंड लिखा होता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं लिखा, डिफाइंड वेल डिफाइंड बात एक ही है। ये तभी पॉसिबल है जब 4 तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 है, तो उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है आर्ग्यूमेंट को। हमें बस देखना है कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ऑफकोर्स x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए क्योंकि ये -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे -1 जो है ये दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो ये x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और x जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो है 1 से लेके इन्फिनिटी जाना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा x जो है यहाँ से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे पता है हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें log हटाना है तो ऑफकोर्स हमको पावर लेना पड़ेगा दूसरे साइड में। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 ये आएगा x² + 1 - 2x। ठीक, तो अब हम इस 4 को दूसरी साइड लेके चले जाएं तो शायद हमारा काम बन जाएगा, राइट। जी बिल्कुल। तो अगर हम 4 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये आएगा x² - 2x, 1 - 4 आ जाएगा -3 = 0। ठीक है, अब हम इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा x - 3 एंड x + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x = 3 एंड -1। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें 1 से बड़ा नंबर चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो -1 जो है वो 1 से बड़ा नंबर नहीं है, तो ऑफकोर्स हम इसे रिजेक्ट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो होगा x = 3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ऑलराइट, तो अगला पार्ट देख लेते हैं। अगले पार्ट में आपका बेस जो है वो सॉर्टेड है, बस आपको जो आर्ग्यूमेंट है वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे भी पहले यही चेक करेंगे कि लॉग डिफाइंड है या नहीं। तो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड हमें क्या चाहिए होता है, हमें आर्ग्यूमेंट जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब है कि 3x जो है उसको 6 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर 3x जो है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए तो x जो है वो हम कर सकते हैं, वैसे log लेके भी किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक यहाँ से इतने से ही शायद बात समझ में आ जाएगी। हमें अगर x की कोई वैल्यू मिलती भी है हम उसे पुट करके देख लेंगे कि वेदर जो 3 का पावर x है वो 6 से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट कंडीशन है। ऑफकोर्स आप इसे चाहें तो
सॉल्व कर सकते हैं दोनों साइड में लॉग बेस 3 लेके, बट यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नाउ हम एज़ यूजुअल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो 3x माइनस 6 है, ये लॉग जो है ये इस साइड से दूसरे साइड अगर चला जाए तो ये होगा 3 का पावर x माइनस 1। ध्यान रहे x माइनस 1 पूरा का पूरा पावर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ये 3x माइनस 6 है, ये आएगा 3x अपॉन में 3, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि ये 3x अपॉन में 3 है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अगर मल्टीप्लाई होता है इस तरफ तो 3x है, इंटू 3 हो रहा है, यानी कि एक पावर और बढ़ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू में 3 था, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो मैंने सीधा पावर एक 1 ऐड कर दिया है। इसके अलावा सेकंड जो चीज़ है वो ये हो सकती कि हम -6 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 आ जाता है ऑफकोर्स, और ये है 3 का पावर x, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पे काम कर लेते हैं कि ये 3x प्लस 1 है, माइनस का 3x है, और ये हो गया 18, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 का पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। एंड इसके आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। 3 का पावर x जो है वो 18 बाई 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2, तो 18 बाई 2 जो कि हो जाएगा 9। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑफकोर्स एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 का पावर x जो है वो ग्रेटर देन 6 चाहिए था, तो यहाँ पे तो 9 आ रहा है, और 9 जो है विच इज़ नथिंग बट 3 का पावर 2, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 2, और ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ में आया होगा कि करना क्या था। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप x इज इक्वल टू या x इज़ ग्रेटर दैन समथिंग ही निकालें। यही था इस क्वेश्चन को देने का पॉइंट, कि कभी कभी थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी करेंगे तो भी डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। राइट, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट के लिए ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि आपने पूरा एक्सप्रेशन देखा और आपने देखा कि x जो है वो लॉगरिथमिक आर्ग्यूमेंट है एक, तो फॉर लॉग टू बी वेल डिफाइंड, ठीक है। तो अगर लॉग को वेल डिफाइंड रहना पड़ेगा, या अदर इस एक्सप्रेशन को वेल डिफाइंड रहना पड़ेगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो पहला चीज़ तो ये फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अगर हमने इस log 2 को इस तरफ ले गए तो हमें मिलेगा 4 log x बेस 3, और 2 उस तरफ जाके पावर बन जाएगा, तो 2 का पावर 3 जो कि होगा 8, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगा log x बेस 3 विच विल बी 8 माइनस 4 विच इज 4, ठीक। तो ये तो आया हमारे पास log x बेस 3। अब x जो है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको भी होना पड़ेगा ये 3 को जो है वो उस पावर में जाना पड़ेगा, यानी कि x जो होगा वो 3 का पावर 4 जो कि है 81। बट क्या ये करेक्ट है? वेल इस सिचुएशन में तो ये डेफिनेटली करेक्ट है, लेकिन 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 हमने यहाँ पे एक और चीज़ मिस करी है। क्या? कि अगर लॉग के अंदर कहीं भी वेरिएबल है तो हमें इस पूरे आर्ग्यूमेंट को भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस करी है, वो है ये कि इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ को डेफिनेटली मिस ना किया जाए, कभी कभार ये पॉसिबल होता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम में किया भी था, क्योंकि अदरवाइज जो है आप भी मिस कर दोगे और आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं करना है, मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते आते लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सब सही था, अदरवाइज बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी है ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन में मिस्टेक करा देती है। तो इस सिचुएशन को मत भूलिएगा। तो ऑफकोर्स x इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हम बोल रहे हैं कि log x को जो है वो -4 से ज़्यादा होना पड़ेगा। -4 से ज़्यादा होने के लिए x जो है उसको 3 का पावर -4 से ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। यानी कि x जो है उसको 1/81 होना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आप चाहें तो इतना दूर ना भी जाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है आप बोले कि log को दूसरी तरफ ले जाने से हमें कैसे पता कि ये साइन जो है वो रिवर्स होगा या नहीं होगा। तो उसका ऑफकोर्स हम ग्राफ के टाइम पे हम उसे देख लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रुक जाते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको -4 से ज़्यादा चाहिए था और यहाँ पे ऑलरेडी ये 4 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो आंसर है ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक्सेप्टेबल क्यों है और इसे क्यों किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन कैच मेरे को देना था वो यही था कि कभी कभार है ना ये हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है कि ये भी लॉग के अंदर, और ये जो वेरिएबल है ये भले ही इस लॉग बेस 3 के साथ है,
बट ये log बेस 2 के अंदर भी है कहीं ना कहीं, तो ऑफकोर्स हमें इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और ऑफकोर्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये माइनस जो है ये दूसरी तरफ जाके log 2 बना सकता है 2x माइनस 3। ऑल्दो हम इसे एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने वो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से हम अभी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब अगेन अगर मैं इन दोनों साइड में 2 का पावर ऊपर, मतलब 2 का पावर अगर दोनों साइड में एक्सपोनेंट ले लूँ तो क्या इक्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता ना कि अगर x1 है और वो x2 के बराबर है तो 2 का पावर x1 जो है वो 2 का पावर x2 के बराबर भी होगा। तो एक्सपोनेंशिएशन से अगर सेम बेस से एक्सपोनेंट का पावर बढ़ाया जा रहा है तो उससे इक्वेशन पे, इक्वालिटी पे रादर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं इन लॉग को कैंसिल कर पाऊँ और मुझे मिलेगा x+1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ध्यान रखिएगा हमने अभी तक डेफिनेशन चेक नहीं किया है। ये तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन को देख के फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो हमें आगे चल के वैसे वो भी चेक करना पड़ेगा। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2x को यहीं रहने दिया जाए और ये x उस तरफ चला जाएगा तो ये 2x माइनस x हो जाएगा। एंड अगेन ये जो 3 है इसको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि ये 1 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 4। अब हमें देखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 4 जो है वो यहाँ x+1 रखने से क्या ये x+1 नेगेटिव हो जाता है? तो ऑफकोर्स नहीं होता, ना ही 0 होता है ये। तो इस सिचुएशन में इसको रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ रख लेते हैं तो 4 2 होता है 8, 8 माइनस 3 अगर किया जाए तो 8 माइनस 3 होता है 5, और 5 जो है वो ऑब्वियसली अगेन ग्रेटर दैन 0 है, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज अगर आप वैसा चाहते कि हम वेल डिफाइंड देखें तो हमें ये देखना पड़ता कि x जो है वो ग्रेटर दैन -1 होना चाहिए एंड 2x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर दैन 0, यानी कि x जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए था 3/2 के। तो इन दोनों से ही ऑफकोर्स ये ग्रेटर है। हालांकि अगर आप चाहें तो ये भी एक पॉसिबल अप्रोच हो सकता है कि आप पहले x की वैल्यू निकालें और उसे बाद में पुट करके देख लें कि आपके जो लॉग के सारे आर्ग्यूमेंट है कहीं वो उसे कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर दे रहा, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगर वो करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये हमेशा एक अच्छा आइडिया रहता है कि आप पहले ही x जो है वो डिफाइन कर दें। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफकोर्स आपको थोड़ा जल्दी करना होता है चीज़ें, तो ये एक क्विकर मेथड हो सकता है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया समझ आया होगा। अगेन तो मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे 7 log बेस 7 का x लिखा हुआ है एंड देन आपको 2x दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है ना। तो अगर हम इसे देखें तो अगर ये एक्सप्रेशन है तो ये कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लग रहा है जिसकी हमने पहले भी बात की हुई है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स हमें पता है कि दिस थिंग इज नथिंग बट ये जिस x के इक्वल होती है। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनेगा x + 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू -9 और x बनेगा -3। अच्छा, x तो बन गया -3, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये यहाँ पे रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ऑफकोर्स दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड होने के लिए इस x को ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट फॉर द एक्सप्रेशन टू बी वेल डिफाइंड, ठीक है? तो जब भी हम, ये तो मैं सब्जेक्टिव की तरह लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं लिखना होता। तो क्या है, बट फॉर द एक्सप्रेशन टू बी वेल डिफाइंड, या रादर आप लॉग भी लिख सकते हैं। फॉर द लॉग टू बी वेल डिफाइंड x मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो नो सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो नो सॉल्यूशंस इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो जस्ट बिकॉज आपका आंसर आ गया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक्सेप्टेबल भी होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देने का पॉइंट यही था कि आंसर आगे खुश मत हो जाइएगा। ऑल्दो
ऑफ कोर्स जो लोग पेपर बनाते हैं उन्हें पता है कि आप ये मिस्टेक कर सकते हो, तो वो इसे भी ऑप्शन में डाल देते हैं, आप टिक भी कर दोगे, आप खुश भी हो जाओगे कि हाँ हो गया। लेकिन हाँ, बाहर आने से पता चलता है एग्जाम हॉल से कि भैया ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, तो यहाँ पे फाइंड और उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये डिफाइंड है या नहीं है। तो 27 का पावर 3 लिखा हुआ है ना, और हमें बेस में 3 लिखा है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना इसको पूरा का पूरा 3 के पावर में लिख दिया जाए, है ना। तो ये log 2 था, log 2 था, log 3 है, एक और log 3 है, और 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, और इसके पूरे पावर में क्यूब था। और यहाँ पे मैं यही सारे ब्रैकेट्स कंटिन्यू कर देता हूँ जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। ऑल्दो मैंने ये जानबूझ के अलग अलग ब्रैकेट्स लिखे हैं सो दैट देखने में आसानी हो, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये 3 का पावर 3 और इसका पावर 3 है, तो ये जो दो पावर से ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 9, है ना। 3 का पावर 9 और log 3 हो रहा है, तो मैं इसे लिख ही लेता हूँ, ये 3 का पावर 9 है और log बेस 3 है। ठीक, इस पूरे का भी log बेस 3 था, उसके बाद log बेस 2 लिया गया था, एंड लास्ट में एक और log बेस 2 लिया गया था। इसके बाद मैं ये सारे स्टेप्स करके नहीं दिखाऊंगा आपको, इसके बाद आप देख लीजिएगा खुद। तो ये 3 का पावर 9 है, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 का पावर 9 है और बेस में 3 है, तो 3 का कौन सा पावर 3 का पावर 9 देगा? ऑफकोर्स वो 9th पावर होगा जो ये पावर देगा। एंड यहाँ पे log 3 है, और मैं ये वाला ब्रैकेट कंटिन्यू करता हूँ, log 2 है, एंड फाइनली बाहर भी log 2 है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। हालांकि जब आप पढ़ लेंगे और काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 जो है वो 3 का 2 पावर होता है, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 आया तो log 2 बेस 2 है, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये आएगा log 1 बेस 2। log 1 बेस 2 तक पहुँचने के बाद आप इसे ऑफकोर्स 0 डाल देंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने स्टेप्स स्किप नहीं किए हैं, आपको भी इतना ही करना होता है जल्दी कि भैया ये जो है ये 3 का पावर 3 है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 आ जाएगा इस पूरे में से। तो आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी करना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स नहीं लिखे। ऑल्दो जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज का होमवर्क यही है कि आपको क्वेश्चंस रीडू करने हैं, तो जब आप रीडू करेंगे दोबारा ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप सारे स्टेप्स फॉलो करके कीजिए, क्योंकि सिंस आप सीख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिखिए कि ये अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर होना चाहिए, वो सब। लेकिन जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो आपको एक आधा स्टेप स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफकोर्स सारे स्टेप्स लिखिए, बेहतर होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि कुछ भी नहीं दिए हैं मैंने, ये पहला ही लेक्चर था लॉगरिथम्स पे। तो आज जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हें एक बार दोबारा कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस करने में आलस आता है तो फिर तो मैथमेटिक्स आपके लिए है नहीं ऑनेस्टली, तो यही कर लीजिए फिलहाल के लिए। और हाँ, लॉगरिथम्स का जो मैंने डेफिनेशन दिया है आपको, वो ज़रा केयरफुली पढ़ लीजिएगा, खुद को एक्सप्लेन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट दिए कि पहला आप उसे एक इन्वर्स प्रोसेस की तरह देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे पावर के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि भाई अगर n इज इक्वल्स टू a का पावर x है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि a का कौन सा पावर n देता है ना, तो a का कौन सा पावर n देता है जो कि x होता है ना। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा आपको कौन सा वाला सूट करता है। ठीक है, तो दैट्स इट। आपने आज का लेक्चर अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन, पीस।